अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना अच्छा सा ख्याल भी रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू आवर ईओटी फुल कोर्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ईओटी एंटाइटलमेंट एंड टाइप्स ऑफ डिले, कि हमारे पास डिले की कितने टाइप्स होती है और ईओटी एंटाइटलमेंट क्या चीज़ है, कौन एंटाइटल है ईओटी के लिए। हम बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें हम कुछ जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल के अगर प्रोजेक्ट डिले होता है फॉर एग्जांपल, या डिले हो गया है, तो क्या कंट्रैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली उनको ईओटी मिल जाता है? तो सिंपल द आंसर इज नो, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है वो ईओटी नहीं मिलता। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हमें ईओटी के लिए, तो मैं एक स्टेप वाइज हर चीज़ को डिस्कस करूंगा। इसलिए जिस भाई ने भी या जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने प्लानिंग इंजीनियर प्रॉपर बनना है और या सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बनना है, अपने करियर को इसी लाइन में आगे परसू करना है, तो उनके लिए ये सारे लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास करके आज का जो लेक्चर है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि डिले की हमारे पास कितने किस्म होते और डिले के लिए उनकी एंटाइटलमेंट क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे। एंटाइटलमेंट होती क्या है, ठीक है, कौन एंटाइटल है, कौन सी ईओटी नहीं है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल डिले हो गया तो क्या कंट्रैक्टर को ऑटोमेटिकली ईओटी मिल जाता है? तो सिंपल आंसर इज नो, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि हर डिले जो होता है वो ईओटी नहीं होता, ठीक है। पहले हमें प्रूफ करना होता है कि कंट्रैक्टर के पास उनके जो लीगल राइट्स है या नहीं है, ठीक है। हमने उन क्लास को देखना होता है, फिर हमने जो कंट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसमें हमने उनके क्लासेस देखने होते हैं। अगर हमारे पास कंट्रैक्ट में क्लासेस मौजूद है, ठीक है, अगर हम उसको लीगली जो है वो उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो वो ईओटी जो होता है वो क्लेमेबल होता है, अदरवाइज वो नॉन क्लेमेबल होता है, ठीक है। आज हम कंप्लीटली ये समझेंगे कि डिले किसने काज किया है, ठीक है, डिले किसकी वजह से है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्या ये क्लेमेबल है या नहीं है, ठीक है, और उस डिले का जो है उसका जो प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीशन पे क्या इफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे उसका इफेक्ट है, सो देन वो एओटी होगा, हम उसको क्लेम कर सकेंगे। अगर वो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर वो क्रिटिकल पाथ पे नहीं है और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा, तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। अच्छा, बिफोर डिले कैलकुलेशन, यहाँ से अगर आप स्लाइड में देखें, मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा ताकि मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूँ। कोशिश करूँगा मैं अपनी वर्डिंग में बताऊँ, ठीक है। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ये एज अ सपोर्टिव चीज़ है आपके लिए, बट जो मैं बता रहा हूँ तो आप अगर मेरा काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को सुनते हुए अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको आपके करियर को ग्रो करने में। तो आप अपनी चीज़ें नोट करें, क्योंकि बार बार आप यहाँ पे लेक्चर के लिए नहीं आते, कि आपको जब भी ईओटी के लिए जाना पड़ेगा या क्लेम के लिए या नोटिस देने के लिए, या आप जो है वो जो भी चारों के चारों मेथड्स, जब आप वो करेंगे तो आपको दोबारा वीडियो ना देखने पड़े, ठीक है। उसके लिए अपने एक नोट्स बनाएं, एक बुक ले, एक कॉफी ले, ठीक है, और इसके साथ साथ जितने भी ये एओटी के लेक्चर है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 डिफिनीशंस हो गए, इसमें आपको लेटर्स मिलेंगे, नोटिस मिलेंगे, आप सब डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो लेकिन काइंडली मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें आप साथ साथ नोट करती जाए, ठीक है। अच्छा, बिफोर डिले कैलकुलेशन, प्रूव योर राइट टू क्लेम, ठीक है। डिले हम इस तरह नहीं करते सिंपल कि हमारे पास हमने P6 खोला, वहाँ पे हमने डिले ऐड किया और हम जस्ट जाके ना वो क्लाइंट को कहे कि दिस इज द डिले, ठीक है, और हमें आप एओटी ग्रांट करें, ठीक है। आपने सबसे पहले उनको प्रूफ करना होता है, आपके पास सारे सबूत होती है, उनको नोटिस देने होते हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड्स आपके पास प्रॉपर होते हैं, देन आप उसको क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये था जो हमारा फर्स्ट स्लाइड का एक प्रीव्यू था, मैंने अपने सिंपल वर्ड्स में बताया। बाकी यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप स्लाइड में देखें तो यहाँ पे है, ये मेंशन है कि हमें
व्हाट काज द डिले, किसकी वजह से क्या डिले क्या काज करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है, और उसके वजह से कंप्लीशन पे क्या इफेक्ट पड़े, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 में जस्ट टू गिव अ क्विक रिकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि ताकि हमारा फ्लो हम एक फ्लो के साथ लेके चले। तो पहले 2 लेक्चर में व्हाट वी स्टडी इन द लास्ट 2 लेक्चर, सबसे पहले लेक्चर में हमने जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी अबाउट फेडेक्स, कि फेडेक क्या होता है, फेडेक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो एक रूल बुक है। फेडेक हमें बताता है कि प्रोजेक्ट में टाइम, पेमेंट, क्लेम्स, वेरिएशन और इंजीनियरिंग के जो डिसीजन होते हैं, जो इंजीनियर्स के डिसीजन होते हैं और डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको हमने कैसे हमने उनको हैंडल करना है। यहाँ पे ये सारा मेंशन है कि इट गिव अस द प्रोसीजर पर टाइम, पेमेंट, क्लेम, वेरिएशन एंड इंजीनियर्स डिसीजन एंड डिस्प्यूट, ठीक है। तो हमें ये सारा बताता है। और हमने पेडिक के बुक्स डिस्कस किए थे, जिनके मेन बुक्स थे, येलो बुक होता है, रेड बुक होता है, सिल्वर बुक होता है। फॉर एग्जांपल रेड बुक जो होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मोस्टली यूज होता है, एंड देन हमारे पास येलो बुक होता है जो कि डिज़ाइन एंड बिल्ड के लिए यूज़ होता है। फिर दिन हमारे पास सिल्वर बुक होता है जो कि ईपीसी और फॉर एग्जांपल लाइक टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। दिन हमारे पास ग्रीन बुक होता है जो कि एक सिंपल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और पर हमने सोसाइटी ऑफ कंस्ट्रक्शन लॉ के बुक के बारे में पढ़ा था, SCL, ठीक है, कि उसमें किस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। उससे हमें किस तरह डिले एनालिसिस का पता चलता है, रिकॉर्ड्स का पता चलता है, ठीक है, प्रोग्राम अपडेट्स का पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले 2 लेक्चर में काफ़ी सारी डिफिनीशंस हमने पढ़ी थी। क्लेम क्या होता है, डिले क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी डिफिनीशन अगर कोई बंदा ये तीसरा लेक्चर देख रहा है तो वो पहले 2 लेक्चर ज़रूर हम देखें यहाँ पे, ताकि उनको हर चीज़ समझ आए, ठीक है। देन वी विल मूव अहेड और हम जाएंगे तीसरे स्लाइड्स में। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को उसमें आसानी हो और आप स्लाइड बाय स्लाइड, लेक्चर बाय लेक्चर नोट्स बनाएं, ताकि आपको दोबारा यहाँ पे लेक्चर देखने के लिए ना आना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप स्मूथ तरीके से कोई भी EOT हो इसके लिए आप रेस कर सकते हैं, आप नोटिस दे सकते हैं, आप खुद P6 पे भी इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो आप खुद हर बंदा इस कोर्स के बाद वो everyone will be able to do all the 4 methods, ठीक है। अच्छा, आप तीसरे स्लाइड्स पे जाते और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा, तीसरे स्लाइड में बेसिकली हमारा यहाँ से जो आज का लेक्चर है वो हमारा शुरू होता है यहाँ से कि बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे और क्या क्या हमने आगे करना है। बिल्कुल हम स्क्रैच से पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है मेन एक प्रैक्टिकल थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है अ प्रैक्टिकल थिंकिंग प्रोसेस बिफोर प्रिपेयरिंग इन EOT क्लेम, ठीक है, कि उससे हमने एक प्रैक्टिकली EOT क्लेम से पहले हमने क्या क्या चीज़ें करनी। अच्छा, बहुत सारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट डिले होता है और डायरेक्ट वो क्या करते कि जिस तरह मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि वो P6 को ओपन करते, प्रोग्राम को ओपन करते और डिले कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो ये नहीं है। पहले हमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो खुद से करने, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से करने, जो देखने कि ये चीज़ें क्या है। अच्छा, वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से भी, और जो हमारा EOT जिसको स्ट्रांग बनाने के लिए वो कुछ क्वेश्चन ज़रूरी। अच्छा, अब वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। अब ये देखिए, इज द डिले इज क्लेमेबल, ठीक है, हु काज इट एंड डिड इट इफेक्ट द कंप्लीशन डेट। अच्छा, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम खुद से भी करते कि आइदर जो मैं EOT क्लेम करने जा रहा हूँ तो आया इन चीज़ों पे ये पूरा उतर रहा है या ये पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है। उम्मीद है मैं बड़ी डिटेल से समझा रहा हूँ और आप लोगों को समझ आए होगी, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, हम तो लाइव है नहीं कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। बट अच्छा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें ये सवाल कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ता है, उनसे सवाल पूछना पड़ता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल बाइंडिंग है हमारे पास, ठीक है,
कि क्या ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है द इवेंट मस्ट बी फॉल अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटलमेंट, ठीक है। अच्छा, एंटाइटलमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, एंटाइटलमेंट होता क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पिलर के लिए कि द इवेंट मस्ट बी फॉल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटलमेंट, नॉट एवरी डिले गिव्स ईओटी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर डिले ईओटी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब जाते कि इज द डिले इज क्लेमेबल, ठीक है। क्या ये डिले क्लेमेबल है या नहीं, हम इसको क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो ईओटी है या ये जो डिले है या ये ईओटी है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, हर डिले जो है वो जिस तरह का मैंने पहले बताया कि वो क्लेमेबल नहीं होता, डिले कॉन्ट्रैक्ट के किसी क्लास के अंडर कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसमें अगर उस डिले के बारे में कोई ना कोई क्लास है तो वो हम क्लेम कर सकते, सिंपल आंसर इज दैट, ठीक है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में उस डिले के बारे में कोई क्लास नहीं है, सो देन यू कांट क्लेम दोज डिलेस, क्योंकि आपके पास फिर लॉजिक नहीं है। आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगल बाइंडिंग है और वो आपका लॉजिक है, ठीक है। आप कोई न कोई बात करते या कोई न कोई जब ईओटी क्लेम करते तो आपने दलील देना है, लॉजिक, ठीक है। तो अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास क्लॉज नहीं है, ठीक है, मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ लगे, बाकी स्लाइड में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्लॉज नहीं है उस डिले के बारे में, सो देन आप जो है वो डिले जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, जाते नंबर 2 पे, ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 that need to be asked, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी तो पॉज लगाया था मैंने, लेकिन अभी उम्मीद है वहां से मैं कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखना है कि डिले किसने काज किया, हु काज द डिले। अच्छा, either this delay is caused by the employer, either this delay is caused by the contractor, और either ये एक न्यूट्रल डिले। अच्छा, डिले 3 किस्म का होगा, ठीक है, या तो कंट्रैक्टर का फॉल्ट होगा, या तो एम्प्लॉयर का होगा, जो क्लाइंट या कंसल्टेंट, ये एम्प्लॉयर में आता है, ठीक है, या न्यूट्रल कोई फॉर एग्जांपल फोर्स मेजोर, डिजास्टर, या वट एवर जितने भी रेन, जितने भी नेचुरल इफेक्ट्स होते हैं, या किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से हो, ठीक है, इन दोनों का कसूर ना हो, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, थर्ड जो क्वेश्चन है कि क्या डिले जो डिड इट इफेक्ट द कंप्लीशन फॉर ईओटी, द डिले मस्ट इम्पैक्ट द टाइम फॉर द कंप्लीशन नॉर्मली थ्रू द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। अच्छा, अगर डिले क्रिटिकल पाथ पे हो, सिंपल हम P6 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर डिले की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन का डेट इफेक्ट हो रहा है तो इट्स अ डिले, बट अगर वो क्रिटिकल पाथ पे नहीं हो और उसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट एक्सटेंड नहीं हो रहा हो, सो वो डिले स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, मतलब क्लेमेबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर इस स्लाइड को हम समराइज करें, नीचे इसलिए मैंने हैंड पे लिखा हुआ है कि एवरी डिले इज नॉट ईओटी एंड एवरी ईओटी इज नॉट अ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर कई किस्म के डिले होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ में आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम तो मिलता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो टाइम मिलते हैं, उसके साथ कास्ट नहीं आपको मिलता, ठीक है। कुछ इस तरह के होते हैं कि उसमें आपको कास्ट भी मिलता है और उसके साथ साथ ईओटी एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरह के हम सारे 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक होगा, ठीक होगा, यहां तक उम्मीद है सब क्लियर होगा। नाउ वी विल मूव अहेड टू द लेक्चर स्लाइड नंबर 4, और ये वाला स्लाइड जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ इस पूरे लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोर कंसेप्ट ऑफ द ईओटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बार बार जिक्र होगा, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आप लोग के साथ जिक्र किया था कि एक बार बार जिक्र होगा कंट्रैक्टर, क्लाइंट या इंजीनियर, ठीक है। तो इन चीज़ों का जिक्र होगा यहाँ पे। अब ज़्यादा जिक्र होगा एंटाइटलमेंट का, जब भी आप ईओटी की बात करेंगे इस चीज़ का बार बार जिक्र होगा, एंटाइटलमेंट है नहीं है, एंटाइटलमेंट है या नहीं। अच्छा, वो है क्या चीज़, हम समझेंगे कि एंटाइटलमेंट होता क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एंटाइटलमेंट मीन्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट सिंपली से प्रोजेक्ट इज डिले गिव अस ईओटी, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर हूँ, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा प्रोजेक्ट आपकी वजह से डिले, बारिश हुआ इतने दिन डिले, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ का।
क्लाइंट की वजह से डिले, उन्होंने ड्राइंग्स लेट सबमिट किया है, साइट को एक्सेस नहीं दिए, कितने दिन नहीं दिए, क्या रीज़न थी, आपने नोटिस दिया था या नहीं दिया था। सिंपल आप ऐसे नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट डिले हुआ है और आप ईओटी दे, वो आपको प्रूव करना होता है। आइदर वो डिले हो सकता है कि आपकी कंट्रैक्टर की वजह से हो, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किसकी वजह से कौन सा डिले होता है, उस डिले को क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंटाइटलमेंट्स का जो मतलब है, यहाँ पे जो इंग्लिश में डिफिनीशन लिखा हुआ है कि इंटाइटलमेंट मीन्स द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर के पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक राइट होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो क्लेम कर सकता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है इस डिले या इस क्लेम के बारे में कोई क्लास है या नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर नोटिस देते हो, पूरी तैयारी के साथ एक एओटी को क्लेम करते हो, तो वो एओटी होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग और उसके चांसेस होता है कि वो आपको ग्रांट भी हो, ठीक है, वो आपको मिल भी जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात इसमें एक और बात है कि कंट्रैक्टर ने जो है ना, जो बंदा एओटी को क्लेम करता है, ठीक है, तो उसने प्रूव भी करना होता है, ठीक है। जब क्लेम करोगे ना किसी चीज को, तो आपने जाहिर बात है साबित भी तो करना है ना कि भाई मैं कोई किसी से भी कोई चीज ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा है, तो मैंने तो साबित भी करना है ना, मैंने उसके रीजंस भी तो देनी। अच्छा, उसने कंट्रैक्टर को क्या प्रूफ करना होता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में, यहाँ पे इसके छोटे छोटे आप नोट्स लाजमी बनाए, क्योंकि मेरा ये वे, मैं इसी तरह स्लाइड्स बनाता हूँ या इसी तरह मैं खुद अपने लिए एक जो है वो नोटबुक पे अपने साथ में नोट करता रहता हूँ। अच्छा, पहली बात ये है ना, प्रूफ कैसे करना होता है। पहली बात है कि डिले इवेंट जो है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है या नहीं है, ठीक है। वो हमने सबसे पहले, मैंने आपको 3-4 लेक्चर स्लाइड जितने भी पढ़े, उसमें सबसे इस पे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ कि एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, 100% आपको पता होना चाहिए, आपने वो पढ़े हो। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, हमारे कहाँ से रिस्क आ रहा है, क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट में, क्या मेंशन है, क्या हमने करना है, क्या हमने नहीं करना, हमारी क्या लीगल बाइंडिंग है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जब नोटिस देता है, ठीक है, तो उस नोटिस देने के लिए उसने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। अगेन बात कॉन्ट्रैक्ट पे आती है, ठीक है। देन तीसरी बात जो है, ठीक है, जो डिले है वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। एंड द फोर्थ, आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड है या नहीं है जो आपकी ईओटी को सपोर्ट करता है। आपने वो जो डिले है वो अपने साथ रिकॉर्ड किए कि नहीं किए, उसका एक डिले लेजर बनता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसमें आप डिले लेजर में आपकी सारी डिलेज मेंशन होती है। एक प्लानिंग इंजीनियर का सिर्फ ये काम नहीं होता अपडेट करना, प्रोग्रेस अपडेट करना, साइट से आना, कितने मैन आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, कितने मैन पावर लग रहे हैं, एस कर्व बनाना, नो, स्केड्यूल परसेंट देना पीपल, बट उसको हर चीज आपने रिस्क भी मॉनिटर करना है, ठीक है, रिस्क को मिटिगेट भी करना है, ठीक है। एंड देन उसके साथ साथ आपने ईओटी पे भी नजर रखना है कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा प्रोजेक्ट डिले होता है, मोस्टली प्रोजेक्ट डिले होते हैं, ठीक है, तो इधर मैं अगर इसको क्लेम करूंगा बाद में, तो मेरे पास जो है वो सॉलिड रीजन होने चाहिए, ठीक है। तो द फोर्थ पॉइंट इज रिकॉर्ड इन प्रोग्राम सपोर्ट्स द क्लेम। इधर आपके पास वो रिकॉर्ड्स, वो ईमेल्स, वो लेटर जो आप उनको प्रोवाइड करती, तो वो आपके पास है या नहीं है। मतलब ये इन शॉर्ट, अगर इसको हम समराइज करें कि अगर जो एंटाइटलमेंट है जो हमने डिस्कस किया वो अगर क्लियर है, ठीक है, वो तो आपका एओटी हर चीज क्लियर होगा। बट अगर एंटाइटलमेंट जो है आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, तो डिले जस्ट एक एक्सरसाइज है, देन वो आपका प्रॉपर जो है वो क्लेम नहीं बनेगा, ठीक है, और वो आपको मुश्किल है कि फिर आपको एओटी मिल जाए, ठीक है, तो वो जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स है, तो इसलिए मैं बड़ा डिटेल के साथ वो पढ़ा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कल को अगर आप ये लेक्चर दे के भी, तो आप लोगों के इससे यहाँ से इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड,
स्लाइड नंबर 5। आज का लेक्चर लेंथी होगा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में जो भी लेक्चर्स है वो थोड़े से शॉर्ट होंगे और जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो इम्पोर्टेंट होगा। मैं कोशिश करूंगा 10 to 12 लेक्चर में पूरा कोर्स इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ, और नेक्स्ट मंथ में तकरीबन 45 डेज में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको मैं कवर करूं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हु कॉज द डिले। अच्छा, डिले रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मेन टॉपिक डिले रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, हु कॉज द डिले, डिले डिले किसकी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, ईओटी में सबसे पहले हमें डिले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो आइडेंटिफाई करनी होती है। जब भी आप डिले लेजर बनाते हैं ना, जिस तरह हम एक रिस्क रजिस्टर बनाते हैं इस तरह एक डिले लेजर बनता है, ठीक है, एक डिले रजिस्टर भी आप कह ले, ठीक है। तो उसमें आप एक कॉलम बनाते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करती है कि किसकी वजह से ये डिले आया है, ठीक है, क्लाइंट की वजह से, कंट्रैक्टर की वजह से, ठीक है, या कोई न्यूट्रल इवेंट है लाइक एक्सट्रीम वेदर, फोर्स मेजर, जो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अच्छा, आपने अगर फॉर एग्जांपल डिले आइडेंटिफाई किया, यहां से आप गौर से सुने, आपने डिले आइडेंटिफाई किया, अब नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिले हो गया आइडेंटिफाई, अब डिले किसकी वजह से हुआ है, ठीक है, हु कॉज द डिले, ठीक है। डिले तो आइडेंटिफाई कर लिया, डिले का पता आपको चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई डिले आया है, ठीक है, काम नहीं हुआ जो भी था। अब जब आइडेंटिफाई होगा फिर आपने ये देखना कि किसकी वजह से है, कौन है इसके पीछे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो डिले है उसमें तीन कैटेगरी को हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ECN, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट है वो है एम्प्लॉयर, ठीक है। तीन कैटेगरीज होती है, या तो एम्प्लॉयर और क्लाइंट की वजह से होगा, या कॉन्ट्रैक्टर की वजह से होगा, या न्यूट्रल इवेंट की वजह से होगा, जो हमने सबसे पहले स्लाइड में भी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले डिले की बात करते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, ये वो डिले हैं जो एम्प्लॉयर या कंसल्टेंट, इंजीनियर या क्लाइंट की साइड की वजह से होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल दे, लेट साइट एक्सिस, लेट ड्राइंग्स, लेट अप्रूवल्स, बार बार वेरिएशन, ये मुझे नहीं पसंद वो कर ले, यहाँ पे वॉल की लेंथ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, तो वेरिएशंस आती रहती है, ठीक है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। लेट डिसीजन, समटाइम वो बिजी होते हैं, समटाइम कोई और। अच्छा, सस्पेंशन भी होते हैं, ठीक है, ये P6 में भी ऑप्शन होते हैं, आप एक्टिविटी को सस्पेंड करते हैं, ठीक है। रीवर्क होता है, कोई काम उनको पसंद नहीं आता, ठीक है, जो आपका मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है वहां पे सस्पेंशन आ जाती है, ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर डिले क्रिटिकल पाथ को इफेक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्टर AOT क्लेम कर सकता है, ठीक है। और ये डिले किसकी वजह से, एम्प्लॉयर की वजह से, ठीक है। इन ये जो कुछ रीजन यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, दूसरा डिले जो है वो है कॉन्ट्रैक्टर डिले, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कैसे डिले आएगा, पुअर प्लानिंग, ठीक है, या तो प्लानिंग प्रॉपर नहीं की, स्केड्यूलिंग प्रॉपर नहीं की, प्रॉपर प्लान नहीं बनाया, प्रोडक्टिविटी नहीं है, लो मैन पावर है, मैन पावर कम है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, प्रोक्योरमेंट लेट किया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर दिया था 15 तारीख को आना था, 15 की बजाय नहीं आया, 25 को आ गया, 10 दिन वहाँ से डिले आया। सब कॉन्ट्रैक्टर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसने आगे सब लेट किया हुआ है काम, सब कॉन्ट्रैक्टर को उनकी वजह से डिले आया, ठीक है, रीवर्क हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद डिले काज करता है, अब यहाँ पे बात आती है ना, एक इंजीनियर होता है, एक प्लानिंग, या तो वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जॉब कर रहा होगा या वो क्लाइंट के साथ जो कंसल्टेंट होता है उनके साथ जॉब कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस को समझे। अब अगर एक कॉन्ट्रैक्टर खुद डिले काज करता है तो नॉर्मली उसे EOT जो है वो नहीं मिलता। जाहिर बात है कि आपकी वजह से डिले, तो आपको में क्यों, कॉन्ट्रैक्टर ने काम को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, तो AOT यहाँ पे बात ही खत्म होता है। अच्छा, थर्ड डिले, अच्छा ये इवेंट्स है, सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि ये वो इवेंट्स है जो ना कि एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में होता है, और डिले हो ही जाती है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए, एक्सट्रीम वेदर, फोर्स मेजर इन ऑल दिस एंड दैट, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रल इवेंट है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल इवेंट है, इसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं। वो हम आगे कौन कौन से किस किस को ओवरकम कर सकते हैं, किस किस को हम नहीं कर सकते, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। समराइज अगर इस स्लाइड को मैं करूं, सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया डिले को,
देन हमने उसको क्लासीफाई किया. द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई, द सेकंड इज टू क्लासीफाई, एंड द थर्ड वन इज टू थिंक अबाउट द EOT. ठीक है, इन सिंपल वन लाइन, डिले को आइडेंटिफाई करना मेरा काम है, मैं इंजीनियर हूँ. फिर इसको क्लासीफाई करना किसकी वजह से, एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, एंड देन आई विल थिंक अबाउट द EOT. इफ इट्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टर, मैं क्लाइंट की साइड पे हूँ तो उनके जुमरे में आता है. मैं कॉन्ट्रैक्टर में जॉब कर रहा हूँ, डिले क्लाइंट की तरफ से, आई विल क्लेम इट अगर क्रिटिकल पाथ पे है. अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर की साइड पे हूँ बट डिले मेरी वजह से आ रहा है, सो आई कैन नॉट क्लेम इट. ठीक है. अच्छा, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिले टाइप्स. ठीक है, कौन कौन से हमारे पास डिले टाइप्स हैं आपके सामने. वन इज एक्सक्यूजिबल, नॉन एक्सक्यूजिबल, कंकरेंट डिले. ठीक है, हम जो मेन है वो डिस्कस करें. अब हमारे पास एक्सक्यूजिबल डिले क्या होता है, नॉन एक्सक्यूजिबल डिले क्या होता है, एंड कंकरेंट डिले क्या होता है. ये इंपॉर्टेंट है समझना भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है. अच्छा, एक्सक्यूजिबल डिले वो डिले होता है जहां कंट्रैक्टर को एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल सकता है. क्यों मिल सकता है? जो डिले है वो एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, ड्राइंग लेट सबमिशन की, साइट एक्सेस लेट दिया है, कोई ना कोई अप्रूवल लेट मिली थी, तो वो क्लेम कर सकते हैं, उसको क्लेम मिल सकता है. मिल सकता है, नहीं मिल सकता, वो जब जांच पड़ताल करेंगे सारा कुछ वो करेंगे, बट ही इज एबल, मतलब ही इज इंटाइटल्ड टू क्लेम इट. ठीक है. दूसरा जो डिले है वो नॉन एक्सक्यूटेबल डिले है, डिले जब कॉन्ट्रैक्टर की वजह से काज हो. ठीक है, तो नॉर्मली वो EOT जो है वो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए जो है वो इंटाइटल नहीं है, एंड द कॉन्ट्रैक्टर में फेस LDs. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर में फेस LDs इफ द कंप्लीशन इज डिले. ठीक है, तो अगर वो डिले कॉन्ट्रैक्टर की वजह से है और प्रोजेक्ट डिले हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर में फेस LDs. अब LDs क्या होता है? लिक्विडेट डैमेजेस. ठीक है, मतलब उस पर पेनल्टी आ सकती है. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, अगर आपने इतना डिले किया तो इतनी पेनल्टी होगी, ये इतना डिले किया तो ये वाला आपके इसके कंसिक्वेंसेस होंगे. ठीक है, तो LDs बेसिकली कंसिक्वेंसेस, एंड आप इसको कह सकते हैं कि पेनल्टी. ठीक है. देन हमारे पास थर्ड जो होता है वो है कंकरेंट डिले. ठीक है, कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी हो और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी हो और एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो, वो डिले ओवरलैप कर रहा हो. ठीक है, एट द सेम टाइम हो. ठीक है, और वो इफेक्ट कर रहा हो क्रिटिकल पाथ पे. ठीक है, तो इसकी बड़ी केयरफुली हम एनालिसिस करते. ठीक है, और इसी को हम फिर आगे जो है वो फर्दर प्रोसीड करते. ठीक है, तो अगेन हमने क्लासिफाई करना है डिले, एंड देन हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है. ठीक है, बेसिकली 4 मेथड है, टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस और विंडो एनालिसिस, वो सारे हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो यहाँ से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि आइदर इज एक्सक्यूजिबल, नॉन एक्सक्यूजिबल, कंकरेंट. ठीक है, और हमारे पास ये कौन सा डिले. ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड नंबर 7. जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि दो तरीके के EOT होते हैं, एक में आपको सिर्फ टाइम मिलता है, एक में आपको कॉस्ट एंड टाइम दोनों मिलता है. ठीक है. अच्छा, अब बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स भाई जो हैं उनका वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन है जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. आज इसको क्लियर करेंगे. ठीक है, एक होता है कंपनसेबल डिले और दूसरा होता है वर्सेस नॉन कंपनसेबल डिले. ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है? जब बहुत से लोग समझते हैं ना कि हमें अगर EOT मिल गया, हम उसके लिए इंटाइटल है, ठीक है, तो कास्ट भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है. बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये गलत है. ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन है EOT डज नॉट ऑटोमेटिकली मींस मनी. ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो डिले हो, अगर आपको टाइम मिले तो उसके साथ साथ आपको कास्ट भी मिलेगा. ठीक है, फिर इसके दो टाइप से यहाँ पे मेंशन है, कंपनसेबल डिले एंड नॉन कंपनसेबल डिले. ठीक है. अच्छा, कंपनसेबल में क्या होता है? टाइम प्लस पॉसिबल कास्ट इफ कॉन्ट्रैक्ट अलो. ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयर्स गिव लेट एक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्टर रिसोर्सेज रिमेन आइडल. ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर को टाइम मिल सकता है और कास्ट भी मिल सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता हो, सिंपल वर्ड्स में. ठीक है, एग्जांपल है, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने उसको लेट साइट प्रोवाइड किया, वर्क ऑर्डर वगैरह लेट दिया, साइट प्रोवाइड लेट किया. ठीक है,
अच्छा, कंट्रैक्टर की टीम अब साइट पे अवेलेबल है, ठीक है, मशीनरी अवेलेबल, लेकिन स्टार्ट काम नहीं हो सकते क्योंकि जाहिर बात है साइट एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कंट्रैक्टर का जो रिसोर्स है वो वैसे के वैसे खड़ा है, वो काम तो नहीं कर सकता ना। तो इस केस में कंट्रैक्टर को टाइम भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो है वो कास्ट भी मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन एंड रिगार्ड, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड है हमारे पास नॉन कंपनसेबल डिले, इसमें सिर्फ टाइम मिलता है, यूजुअली इसमें कास्ट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल इवेंट होता है, रेनी सीजन है, वेदर है, या कोई भी अटैक हुआ या कोई भी है, ठीक है, तो ये वाली चीजें इसमें होती है, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें जो यहाँ पे एक मेंशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एओटी प्रोटेक्ट्स टाइम, कास्ट नीड सेपरेट कंट्रेक्चुअल एंटाइटलमेंट, ठीक है। यानी कि टाइम का एंटाइटलमेंट अलग होता है, कास्ट का एंटाइटलमेंट अलग होता है, दोनों को प्रूव करना पड़ता है, सिंपल इज दैट, ओके। अच्छा, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है, अच्छा, डिले मस्ट अफेक्ट द टाइम ऑफ द कंप्लीशन, हमने पहले ही डिस्कस किया, क्रिटिकल पाथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया कि अगर एक एक्टिविटी फॉर एग्जांपल डिले होता है, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना पड़ता है कि इसकी वजह से जो हमारा कंप्लीशन टाइम था या कंप्लीशन डेट जो था वो डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। अगर एक एक्टिविटी है वो नॉन क्रिटिकल पाथ पे, ठीक है, और उसका कोई ना कोई फ्लोट है, ठीक है, और वहां पे डिले आ जाए तो उससे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जाहिर बात है, तो वो एओटी हम क्लेम नहीं कर सकते, वो स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं होगा, ठीक है। बट अगर वो क्रिटिकल पाथ पे हमारा कंप्लीशन टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, सो देन वी कैन क्लेम, ठीक होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मेंशन है कि जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसमें समटाइम डिले आता है, वो प्रॉब्लम तो आपके लिए क्रिएट कर सकता है, बट स्टिल उसमें जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, तो वो ऑलवेज जो है वो एओटी नहीं होती। नाउ हमारा लास्ट स्लाइड है, इसको हम समरी भी कह सकते हैं और हम इसको एक चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास एज अ प्लानिंग इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर या क्वांटिटी सर्वे प्रोजेक्ट इंजीनियर या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये स्लाइड्स और ये जो टॉपिक है ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप ईओटी क्लेम प्रिपेयर करते तो उसमें आपके पास सारी पार्टी इन्वॉल्व होती है, आप खुद अकेले नहीं करते, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर बात है वो भी आपके साथ स्टेक होल्डर है, वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो उनको हर चीज़ का पता होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप ईओटी प्रिपेयर करते या रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो ये 6 पॉइंट जो है ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको आप चेकलिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट जो है वो ज़रूर आप चेक करें, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई द इवेंट कहते हैं, ठीक है, जो डिले आया है, जो इवेंट हुआ है हमारे पास, ठीक है, क्या हुआ है, कब हुआ है, किस डेट को हुआ है, वो इवेंट जो है वो बिल्कुल ही, वो डिले या जो इवेंट है वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, आपके पास सबूत होना चाहिए, क्या हुआ था, ठीक है, कब हुआ और किस डेट को हुआ, ये तीनों जो है पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी वजह से हुआ, एम्प्लॉय और कंट्रैक्टर न्यूट्रल। बेसिकली हम इस लेक्चर को समराइज कर ले, बस आइडेंटिफाई करते, देन चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी करते, देन हम देखते कि जो कंट्रैक्ट में हमारे पास उस डिले या उस जब हम एओटी क्लेम करते उसके लिए कोई क्लॉज अवेलेबल है या नहीं, हम एंटाइटल है या नहीं है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट जो है, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, सबमिट वेरीफाई द नोटिस, वॉज द नोटिस इशू विद इन द रिक्वायर्ड टाइम, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, वो क्लास हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रेड बुक में, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम होता है 28 डेज, ठीक है, इस तरह। तो आइदर उस प्रॉपर टाइम में जो वो नोटिस है वो इशू किया था या नहीं किया था, ठीक है, उस प्रॉपर टाइम के अंदर इशू हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। फिर रिकॉर्ड्स कलेक्शन है, ठीक है, आइदर आप ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, लेटर के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, आपके पास साइट्स रिपोर्ट्स है, फोटोज है या ड्राइंग्स है, आपके पास अप्रूवल्स लॉग है, ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें इंपॉर्टेंट होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास है या नहीं है, तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो वो आपके जो एओटी क्लेम है उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है। एंड 6 लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो है वो
प्रूव क्रिटिकल पाथ इम्पैक्ट, आपने ये लाजमी प्रूव करना होता है कि इससे हमारा जो है वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट पे असर पड़ रहा है। ठीक है, सो अगर इसको हम समराइज करें, ठीक है, बिफोर कैलकुलेटिंग डिले फर्स्ट प्रूव द एंटाइटलमेंट, ठीक है, कि वो आप उसके लिए एंटाइटल है या नहीं है, जिस तरह हमने पहले इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो पूरे आज के लेक्चर को मैं अगर सिंपल वर्ड्स में समराइज करूं तो कंक्लूजन इस पूरे लेक्चर का यही है कि हर डिले ईओटी नहीं होता। हर ईओटी जो होता है वो उसका ज़रूरी नहीं कि उसके साथ कास्ट भी मिले, टाइम तो मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसके साथ कास्ट मिले। और ईओटी का क्लेम तभी स्ट्रांग होगा जब आपके पास प्रॉपर एंटाइटलमेंट होगी, प्रॉपर क्लास होंगे, नोटिस होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, एंड अगर वो क्रिटिकल पाथ पे होगा। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, और थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बड़े डिटेल से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे, लेक्चर लेंथी भी हुआ, बट उम्मीद है कि इससे यहाँ आपका बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होगा। तकरीबन तीसरा लेक्चर है, 10 to 12 लेक्चर में पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे और चारों के चारों मेथड करेंगे, लेकिन ये चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी है उन चारों मेथड को करने से पहले। अगर ये नहीं आता, आपको नहीं पता, दिन वो आप नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट P6 पे जंप लगा के अगर आप वहाँ पे डिले ऐड करेंगे और आपको नोटिस का नहीं पता, लेटर कैसे इशू करना है, रिकॉर्ड कैसे कलेक्शन करनी है, ठीक है, उसको प्रूफ कैसे करना है, क्रिटिकल पाथ पे है या नहीं है, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता ना, नोटिस किस तरह सबमिट करने, सो देन यू कांट सबमिट अ प्रॉपर क्लेम, आप नहीं कर सकती। ठीक है, सो देन आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। 1 by 1 लेक्चर पढ़ें, एक दफ़ा देखे, दूसरी दफ़ा देखे, तीसरी दफ़ा देखे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन रीच मी, मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, लेटर भी शेयर करूँगा, किस तरह हमने लेटर लिखना है, नोटिस किस तरह देना है, ठीक है, क्लास किस तरह पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से क्लास उठानी है, कौन से बुक से उठानी है, ये चीज़ें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा कोर्स है। ठीक है, ये इस तरह का नहीं है कि बस आज मैंने नेट से पढ़ लिया और मैं कहूँ कि नहीं मैं एज ए सीनियर इंजीनियर हूँ, मैं अपनी सीवी पे लिख दूँ कि मैंने जो है वो ईओटी का कोर्स कर लिया। नहीं, इसके लिए प्रॉपर आपको सीखना पड़ता है। मैं तकरीबन 4 to 5 मंथ्स इस पे लगाए हुए, तो इस तरह नहीं होता कि आप महीना में सीख ले और आप अपनी सीवी पे लिख ले कि हाँ मुझे ईओटी आता है। ईओटी इस तरह नहीं आता, वो एक प्रॉपर, जब भी कोई ईओटी होते हैं इसमें प्रॉपर लायर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कभी कभार वो बड़ी डिस्प्यूट बन जाता है, वो इंशाल्लाह आप जब आगे पढ़ेंगे कौन किस वक्त इन्वॉल्व होता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाती है। सो देन आप जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है, किस तरह आइडेंटिफाई करना है, किस तरह नोटिस देना है, क्लास क्या होंगे, सो देन आप जब भी किसी भी जगह पे किसी भी कंपनी में बैठे होंगे तो आपको पता होगा, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक, विद न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंशाल्लाह इस कोर्स को कम्प्लीटली मैं फ्रॉम स्क्रैच से लेकर आखिर तक चारों के चारों मेथड हर स्टूडेंट, हर मेंबर हमारा कर सकेगा। ठीक है, बट आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स बनाएं, लेक्चर को देके 1 by 1 देके और इसको सीखे। अगर आपने प्लानिंग इंजीनियर बनना है फिर भी ये सीखना है, सीनियर प्लानिंग बनना है फिर भी ये सीखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरेटिकल है बट बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।